हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर का पूरा निपटारा करने वाले हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चित्र है ये ट्रांसफार्मर होता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। ठीक है, पूरा चित्र समझेंगे और इसकी कार्यविधि तक आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर है क्या, तो हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। आज के बाद ट्रांसफार्मर आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, इतनी मैं गारंटी जरूर लूंगा। ठीक है, समझिए जैसे लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। मतलब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गए ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद में एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है, दिष्ट धारा के नहीं। मतलब ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करेगा, दिष्ट धारा मतलब बैटरी की जो धारा होती है उसको परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है उस कार्य करने के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब इसको समझिए ऊंचाई क्या होते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि इनके द्वारा कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को अधिक विभव वाली धारा में बदला जाता है। मतलब जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं इनके द्वारा कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को अधिक विभव वाली धारा में बदला जाता है। इतना समझ में आया? फिर देखिए यहाँ पर NS बड़ा है NP से, तो NS क्या है और NP क्या है समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर S है। P मतलब प्राथमिक कुंडली और S मतलब द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पर जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होगी वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होगी। यही यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिए। जैसे दिखाया गया है NS बड़ा है, मतलब जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है किससे? प्राथमिक कुंडली से। इतना समझ में आया? फिर देखिए आगे है अपचायी ट्रांसफार्मर। ये दूसरा प्रकार होता है। अपचायी ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है, मतलब इनके द्वारा अधिक विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली धारा में बदला जाता है। ऊंचाई में क्या होता है? कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को अधिक में बदला जाता है और अपचायी में क्या होता है? अधिक विभव वाली धारा को कम विभव वाली धारा में बदला जाता है। इतना समझ में आया? फिर देखिए इसमें सूत्र होता है NP बड़ा होता है NS से। NP का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली के जो फेरों की संख्या है वो द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? आप यहाँ पर देख लीजिए जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है वो अधिक है और जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है वो कम है। ये जो दिख रहे हैं तार इस प्रकार से, ये है फेरों की संख्या। इतना समझ में आ गया सभी को? सब लोग कमेंट में बताते रहे कि आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी रचना की जाती है। ठीक है, क्योंकि रचना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप पूरा लिखोगे तभी 5 नंबर मिलेंगे। तो रचना में आपको क्या लिखना है, जैसे लिखेंगे इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को
एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार क्रोड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक के ऊपर एक पत्तियां रखी गई हैं, ठीक है। तो इनको एक के ऊपर एक रख कर एक आयताकार क्रोड बनाया जाता है, ठीक है। जो इसमें बनाया गया है वही हमको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार क्रोड होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि इस क्रोड पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। दो अलग अलग कुंडलियां कौन सी हैं? एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो देखिए, इस क्रोड पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में जो है अधिक फेरे होते हैं। ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि प्राथमिक में कम होंगे और द्वितीयक में अधिक होंगे। समझ में आ गया? फिर देखिए, इस कह रहा है कि इसमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। द्वितीयक में ज्यादा तार होंगे और प्राथमिक में कम होंगे। एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली, ठीक है। फिर देखिए, प्राथमिक कुंडली मोटे तार के कम फेरे लपेट कर बनाई जाती है, जबकि द्वितीयक कुंडली पतले तार के अधिक फेरे लगाकर बनाई जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का स्रोत प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। विद्युत वाहक बल का स्रोत जो यहाँ पर है वो प्राथमिक कुंडली से जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो मैंने बता दिया, एक को प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली कहते हैं दूसरी को, और इसमें ज्यादा तार उसमें कम तार, वही आपको इसमें लिख देना है और रचना इसकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कार्यविधि कैसे लिखना है देखिए जरा। तो कार्यविधि जो होती है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर, क्योंकि फैराडे के नियम भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत वाले हैं और ट्रांसफार्मर भी अन्योन्य प्रेरण है, इसीलिए ये फैराडे के नियम पर कार्य करेगा, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में ईपी, ईपी मतलब विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में, पी मतलब प्राइमरी कुंडली और ई मतलब विद्युत वाहक बल। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल जो होगा वो बराबर होगा माइनस एनपी के। एनपी मतलब जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। तो माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में इसी प्रकार होगा द्वितीय कुंडली में। द्वितीय कुंडली में ई एस मतलब दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में ईपी और द्वितीय कुंडली में ईएस, ठीक है। बाकी सब सेम है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 मान लेंगे। उसके बाद में यहां से देखिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, या फिर समीकरण 1 भाग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने भाग में रख दिया। ईपी अपान ई एस बराबर हो जाएगा माइनस का एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बटे में माइनस का एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब आपके पास जो सूत्र निकल कर आएगा वो निकलेगा ई पी बटे ई एस बराबर एन पी बटे एन एस। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल बटे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। ई क्या है? विद्युत वाहक बल है और एन फेरों की संख्या है। अगर P जुड़ा है तो मतलब प्राथमिक कुंडली, और S जुड़ा है तो द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कुंडली होती है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया? फैराडे के नियम पर ये कार्य करता है। दोनों कुंडलियों में हम लगाएंगे तो आराम से ये सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए और इसका चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।
तो हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक और मज़ेदार वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करिए। आपको बोर्ड एग्जाम में 95% दिलाने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। बस आपको नीचे कमेंट करना है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगले दिन उस पर वीडियो मिल जाएगी। चलिए यहीं रखते हैं, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।